नमस्कार, द डीप टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक पूरा तमाशा थे। पीटी बानम। हाँ, पीटी बानम। और हमारे पास उनकी 1880 की किताब द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग के कुछ हिस्से हैं। और सच कहूं, मेरा पहला सवाल तो यही था कि एक ऐसा इंसान जिसका पूरा करियर ही दिखावे पर टिका हो, वो पैसे को लेकर इतनी जमीनी और प्रैक्टिकल सलाह कैसे दे सकता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम बानम को हमेशा सर्कस और अजूबों से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी ये किताब दिखाती है कि उस शो के पीछे एक बहुत ही शार्प कारोबारी दिमाग था। अच्छा। और उनकी शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है जो आज भी हमें परेशान करता है, वो जिसे कहते हैं सच्ची मितव्ययिता। ट्रू इकोनॉमी। हाँ, ट्रू इकोनॉमी। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो पैसे बचा रहे हैं, पर एक्चुअली वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, और ये बात तो सीधे हाथ से जुड़ती है। बर्नम का फंडा बहुत सीधा था कि भाई कमाओ ज्यादा और उड़ाओ कम। बिल्कुल। लेकिन उनकी ये झूठी मितव्ययिता वाली बात वो आज के जमाने में ऐसी है जैसे हम 10 अलग अलग स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं, क्योंकि वो अकेले सस्ते लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक जरूरी स्किल सीखने वाले महंगे कोर्स में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। बर्नम शायद इसी को झूठी मितव्ययिता कहते। बिल्कुल। उनका उदाहरण तो और भी मजेदार है। वो एक किसान की पत्नी की कहानी सुनाते हैं जो मोमबत्ती बचाने के लिए अंधेरे में बैठी रहती है। ओह हाँ। लेकिन फिर गांव जाकर एक फैंसी रिबन पर उससे 20 गुना ज्यादा पैसे उड़ा आती है। और ये सिर्फ घरों की बात नहीं थी, है ना? नहीं, वो एक ऐसे व्यापारी का जिक्र करते हैं जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े बचाने के लिए परेशान रहता था, लेकिन दूसरी तरफ महंगी पार्टियों और घोड़ा गाड़ियों पर हजारों डॉलर बर्बाद कर देता था। वही बात हुई, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो इसका हल क्या है? क्या वो कोई बजटिंग ऐप सजेस्ट कर रहे थे? ऐप तो नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही। वो कहते थे कि एक कॉपी लो, 2 कॉलम बनाओ, एक जरूरतें और दूसरा विलासिता। उनका दावा था कि जब लोग ईमानदारी से ये करेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि उनकी विलासिता वाला कॉलम जरूरत वाले से कहीं ज्यादा लंबा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह? सामाजिक दबाव। दूसरों की आंखें। मुझे डॉक्टर फ्रैंकलिन का वो कोटेशन याद आ गया जो बर्नम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? ये दूसरों की आंखें जो हमें बर्बाद करती हैं, हमारी अपनी नहीं। बिल्कुल। अपने अमीर पड़ोसी की बराबरी करने के लिए घोड़ा गाड़ी किराए पर लेना, ये आज के इंस्टाग्राम पर छुट्टियों की तस्वीरें देखकर अपनी क्षमता से ज्यादा महंगा लोन लेने जैसा ही है। एकदम। और बर्नम कहते हैं कि इस दिखावे के जाल से बाहर निकलना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक बार जब आपका दिमाग इस दबाव से आजाद हो जाता है, तब आप अपनी असली पूंजी पर ध्यान दे सकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं था। नहीं, पैसा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य। ये बात दिलचस्प है क्योंकि आज की हसल कल्चर में तो सेहत को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। लोग नींद कुर्बान करते हैं, घंटों काम करते हैं। शायद आज के हिसाब से ये क्रांतिकारी लगे, लेकिन उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या? एक बीमार शरीर में एक महत्वाकांक्षी दिमाग नहीं रह सकता। आप दुनिया जीतने की योजना कैसे बना सकते हैं अगर आपके पास बिस्तर से उठने की भी ताकत न हो? सही बात है। वो तो अपनी पीढ़ी का मजाक उड़ाते थे कि वे लोग छोटे बिना हवा वाले कमरों में सोकर प्रकृति के नियम तोड़ रहे थे। और यहाँ बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं थी, ये उनका अपना अनुभव था, खासकर तंबाकू को लेकर। हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। वो बताते हैं कि वो दिन में 10 से 15 सिगार पी जाते थे। 10 से 15? हाँ। हालत ये हो गई थी कि उनके हाथ कांपने लगे थे, दिल जोर जोर से धड़कता था। उन्हें लगा कि उन्हें कोई दिल की बीमारी हो गई है। फिर डॉक्टर ने छोड़ने को कहा तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इसका जो असर हुआ वो सिर्फ शारीरिक नहीं था। सही कह रही हैं। उन्होंने लिखा है कि तंबाकू की वजह से उनका मुंह इतना खराब हो गया था कि वो ताजे फलों का स्वाद तक भूल गए थे। सिगार छोड़ने के बाद जब उन्होंने पहली बार एक रसीला आड़ू खाया तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने जन्नत का स्वाद चख लिया हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी आदतों के पीछे खो देते हैं। और शराब को लेकर तो वो और भी सख्त थे। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि व्यापार में एक साफ दिमाग चाहिए। वो कहते थे शराब एक धोखेबाज है। धोखेबाज क्यों? क्योंकि वो आपको लगता है कि आपको तेज बना रही है, पर असल में वो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। तो एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो गई, मतलब आपका दिमाग साफ है, सेहत अच्छी है और आप दिखावे से दूर हैं, तब सवाल उठता है कि इस नींव पर इमारत कैसे खड़ी की जाए। बिल्कुल। और यहीं पर बार्नम की रणनीतियां काम आती हैं, जिसकी शुरुआत होती है सबसे बड़े फैसले से कि आप काम क्या करेंगे और कहाँ करेंगे। हाँ, और उनका पहला नियम था अपने स्वभाव को पहचानो। ऐसा काम चुनो जो तुम्हारे लिए बना हो। वो खुद का उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, कि उन्हें मशीनरी से सख्त नफरत थी। वो एक साधारण सा नल तक ठीक नहीं कर सकते थे। मुझे उनका वो मजाकिया अंदाज बहुत पसंद आया जहाँ वो खुद पर हंसते हुए कहते हैं कि अगर कोई मेरे जैसे लड़के को घड़ी साज बनाने की कोशिश करता तो वो 7 साल के ट्रेनिंग के बाद भी जिंदगी भर अपने काम से नफरत ही करता। और हर बहाने उससे दूर भागता। ये आज भी कितना सच है ना? कितने लोग सिर्फ इसलिए गलत करियर में फंसे हैं क्योंकि वो उनके लिए सही माना जाता था। और सिर्फ सही पेशा चुनना ही काफी नहीं है, सही जगह भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए वो लंदन के एक शोमैन की कहानी सुनाते हैं। हाँ, जिसकी मोम की मूर्तियां इतनी भद्दी और गंदी थीं कि कोई देखना भी ना चाहे। लेकिन वो आदमी सेल्समैन कमाल का था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि वो लोगों को यकीन दिला देता था कि उसकी वो गंदी मूर्तियां ही असली कला है। बिल्कुल। बर्नम ने उसकी इस प्रतिभा को पहचाना और कहा, भाई तुम एक बेहतरीन शोमैन हो, लेकिन तुम्हारी दुकान गलत बाजार में है। और फिर वो उसे अमेरिका ले आए। हाँ, यहाँ उस आदमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिला और उसने $60,000 कमाए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। ये कहानी दिखाती है कि प्रतिभा को सही अवसर और सही माहौल की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो ठीक है, आपने सही काम और सही जगह चुन ली, लेकिन बर्नम के हिसाब से एक और चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, और वो है कर्ज। कर्ज बर्नम के लिए ये एक दलदल जैसा था। वो कहते थे कि कर्ज इंसान के आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। उन्होंने इसे एक मरे हुए घोड़े के लिए काम करना कहा है। हाँ, मतलब आप उन चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं जिन्हें आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, जो अब खत्म हो चुकी हैं। और ये सिर्फ मानसिक बोझ नहीं है, ये तो गणितीय रूप से भी आपको गुलाम बनाता है। मुझे उनका ब्याज का सिद्धांत बहुत पसंद आया कि पैसा एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक भयंकर मालिक भी। सही कहा। जब ब्याज आपके खिलाफ काम करता है तो वो आपको गुलामी में रखता है, लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करता है, जब उसे ब्याज पर लगाया जाता है, तो वो दिन रात गर्मी सर्दी यहाँ तक कि रविवार को भी आपके लिए ईमानदारी से काम करता है। बिल्कुल। कनेक्टिकट के शुद्धतावादियों का उनका उदाहरण इसी बात को साबित करता है। और जब आप कर्ज के बोझ से दबे होते हैं तो आपके पास दृढ़ रहने की मतलब परसुवेर करने की मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। यही इन दोनों विचारों के बीच का कनेक्शन है। बर्नम डेवी क्रॉकेट का उदाहरण देते हैं, पहले ये सुनिश्चित करो कि तुम सही हो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन आप आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आपका पैर कर्ज की जंजीर से बंधा हो? एग्जैक्टली। इसीलिए वो 2 जनरल्स का उदाहरण देते हैं। एक जनरल तोपों की आवाज सुनकर हिचकिचाता है, सोचने में वक्त गवाता है और हार जाता है। जबकि दूसरा, जो आत्मनिर्भर है और जिसका दिमाग साफ है, वो आगे बढ़ता है और जीत जाता है। सही। ठीक है, तो आपने अपनी नींव मजबूत कर ली, सही रास्ता चुन लिया और उस पर टिके हुए हैं। अब बात आती है कि उस काम को असल में किया कैसे जाए। यहीं पर बार्नम के व्यापार चलाने के नियम आते हैं, और ये उस आदमी से आ रहे हैं जो जानता था कि शौक कैसे चलाया जाता है। उनका पहला नियम क्या था? बहुत सरल, जो भी करो पूरी ताकत से करो। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी बेहतरीन नतीजा नहीं दे सकता। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना बेवकूफी है। हाँ, मुझे उनकी पैगंबर मोहम्मद साहब वाली कहानी बहुत पसंद है, जिसमें वो अपने अनुयायी से कहते हैं, पहले अपने ऊंट को बांधो और फिर उसे अल्लाह पर छोड़ो। मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, फिर नतीजे की उम्मीद करो। बिल्कुल। और मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है। उनका दूसरा नियम था, अपने व्यवसाय को अंदर बाहर से समझो। अच्छा। उनका कहना था कि मालिक की एक नजर दर्जन भर कर्मचारियों के हाथों से ज्यादा काम कर सकती है। इसके लिए वो फ्रांसीसी प्रकृतिवादी कुवेर का जो उदाहरण देते हैं, वो तो कमाल का है। हाँ, कि कुवियर अपने क्षेत्र के इतने बड़े माहिर थे कि अगर आप उन्हें किसी जानवर की सिर्फ एक हड्डी दे दें तो वो उससे पूरे जानवर का ढांचा बना सकते थे। वो कहानी तो और भी मजेदार है, जब उनके छात्रों ने उन्हें डराने की कोशिश की। ओहो, हाँ, एक छात्र गाय की खाल ओढ़कर सींग लगाकर उनकी मेज के नीचे छिप गया और डरावनी आवाज में बोला, कुवियर, मैं शैतान हूँ और तुम्हें खाने आया हूँ। और कुबेर ने बिना घबराए शांति से उसे देखा और कहा, तुम्हारे खुर फटे हुए हैं और तुम्हारे सींग हैं, तुम शाकाहारी हो, तुम मुझे नहीं खा सकते। अपने काम को जानने का ये अल्टीमेट लेवल है। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, या लिविंग टूल्स कहते थे। हाँ, ये शब्द आज थोड़ा कठोर लग सकता है। लग सकता है, लेकिन उनका मतलब था कि सही इंसान में निवेश करना सबसे जरूरी है। वो मिस्टर बीचर का उदाहरण देते हैं, जो सोचने वाले हाथ और सोचने वाले दिमाग वाले कर्मचारियों में फर्क करते थे। और हर मालिक ऐसा कर्मचारी चाहता है जो सिर्फ काम ना करे, बल्कि काम के बारे में सोचे भी। एग्जैक्टली। और जब आपके पास अच्छे लोग और एक अच्छा प्रोडक्ट हो,
तब आता है बर्नम का पसंदीदा विषय, विज्ञापन। जाहिर है मास्टर शोमैन इसके बारे में तो बात करेंगे ही। उनका मानना था कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सामान है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं तो वो बेकार है। विज्ञापन को वो पहले बोना फिर काटना जैसा मानते थे। हाँ, और इसके लिए जेनिन द हैटर का उदाहरण तो क्लासिक है। हाँ, वो टोपी बनाने वाला जिसने गायिका जेनी लिंड के कॉन्सर्ट का पहला टिकट $225 में खरीदा। उस जमाने में ये एक छोटी मोटी संपत्ति थी, और जब नीलामी करने वाले ने पूछा कि ये शख्स कौन है तो जवाब आया जेनिन द हैटर। अगले दिन देश के हर अखबार में ये खबर थी। रातों रात जेनिन पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। लोग अपनी टोपी उतार कर देखने लगे कि क्या वो जेनिन की बनाई हुई है। उसकी टोपियों की बिक्री आसमान छू गई। ये एक विज्ञापन स्टंट की ताकत थी। लेकिन विज्ञापन के साथ साथ वो ग्राहक सेवा पर भी उतना ही जोर देते थे। और यहाँ उनकी एक सलाह मुझे थोड़ी अजीब लगी। कौन सी? उनके म्यूजियम का वो किस्सा जहाँ एक कर्मचारी एक बदतमीज ग्राहक को पीटने वाला था और बानम ने उसे रोक दिया। हाँ, उन्होंने कहा मैं एक ग्राहक को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका तर्क सीधा था, ग्राहक भुगतान करता है इसलिए हमें उसका बुरा व्यवहार सहना पड़ सकता है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? आज के दौर में जहाँ कर्मचारी कल्याण पर इतना जोर दिया जाता है, क्या ये सलाह थोड़ी पुरानी नहीं लगती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक ग्राहक को बचाने के लिए एक अच्छे कर्मचारी का मनोबल तोड़ना ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। शायद बर्नम के समय में जहां व्यापार बहुत ज्यादा व्यक्तिगत था, एक ग्राहक खोने का मतलब बहुत कुछ था। आज हम शायद इस पर बहस करेंगे, लेकिन उनका मूल सिद्धांत ये था कि विनम्रता और शिष्टाचार व्यापार में किया गया सबसे अच्छा निवेश है। और इन सब नियमों के ऊपर एक आखिरी नियम जो सबको एक साथ बांधता है, ईमानदारी। ये उस आदमी के मुंह से सुनना थोड़ा अजीब लगता है जिसे धोखेबाज भी कहा जाता था। यही तो विरोधाभास है। वो उस पुरानी कहावत को मूर्खतापूर्ण बताते थे कि पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमा सको तो ठीक, वरना पैसा कमाओ। तो उनका तर्क क्या था? बहुत प्रैक्टिकल। वो कहते थे कि बेईमानी से पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों? लोगों को तो लगता है ये आसान रास्ता है। बल्कि एक ठोस व्यावसायिक रणनीति है। तो अगर हम देखें, मोमबत्तियों और घोड़ा गाड़ियों के उदाहरण भले ही पुराने हों, लेकिन अपनी क्षमता के भीतर रहना, सही रास्ता चुनना, लगन से काम करना और ईमानदार रहना, ये सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। बर्नम का शो भले ही तमाशे से भरा हो, लेकिन उनकी सलाह जमीन से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। और उनकी किताब के अंत में एक विचार है जो मतलब आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक और विवादास्पद है। अच्छा, वो क्या है? बर्नम का तर्क है कि पैसा कमाने वाले हमारी जाति के उपकारक हैं। रुकिए, ये तो अमीर होने के लिए एक सफाई जैसा लगता है। आमतौर पर तो धन संचय को एक स्वार्थी काम माना जाता है। लेकिन बर्नम का नजरिया अलग था। उनका कहना था कि यही अमीर लोग हैं जो कॉलेज बनाते हैं, चर्चों को पैसा देते हैं और कला को बढ़ावा देते हैं। वो सभ्यता के इंजन हैं। अब ये विचार हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वित्तीय सफलता के साथ कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी आती है? और आज के जमाने में जहां हम धन की असमानता पर इतनी बहस करते हैं, वहां बर्नम का ये विचार कि अमीर लोग समाज के उपकारक हैं, क्या ये आज भी मान्य है, या ये उस सिस्टम की खामियों को नजरअंदाज करता है जो उन्हें इतना अमीर बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे बर्नम ने 1880 में उठाया था और हम आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं।